Hi guys, my name is Nidhi Bhatnagar and I welcome you all in my channel ऑनलाइन क्लासेस बाय निधि भटनागर। सो बच्चों, आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम करेंगे कार्डोवा की बुक से जो लर्निंग साइंस किताब है हमारी, कार्डोवा का एडिशन है ये क्लास 5 का। तो हम करेंगे चैप्टर नंबर 2 हेल्थ एंड हाइजीन। बिफोर आई स्टार्ट दिस चैप्टर मैं आप लोगों को बता दूं, चैप्टर 1 जो है वो ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है, देखना चाहते हैं तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, आप मेरे अपलोड्स में जाना और वहाँ आपको चैप्टर मिल जाएगा। वीडियो को लाइक भी कर देना और सब्सक्राइब तो चैनल को जल्दी से कर देना। चलो चैप्टर को शुरू करते हैं विदाउट डिले। अच्छा, ये चैप बुक जो है मैंने कहीं से अरेंज की है, तो एक जिस भी बच्चे की ये बुक है वो बच्चा लग रहा है कुछ ज़्यादा ही पढ़ता था, उसने पूरी बुक पे खूब अच्छे से मार्क लगा रखे हैं, तो डोंट माइंड। ठीक है, चलो चैप्टर को शुरू करते हैं। हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग। तो एक बंदा हेल्दी कब होता है, जब उसका जो शरीर होता है वो भी हेल्दी हो, प्लस उसका जो माइंड है वो भी अच्छे से हेल्दी होना चाहिए। तो हेल्थ वही स्टेट है कि मतलब कंप्लीट फिजिकली आप ठीक है और मेंटल भी आपका स्टेट जो है वो बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, अ हेल्दी पर्सन इज वन हुज बॉडी एंड माइंड आर कंप्लीटली फिट। एक हेल्दी बंदा वही होता है जिसकी बॉडी भी पूरी तरह से फिट हो, जिसका माइंड भी जो है वो कंप्लीटली फिट हो। अब हमें हेल्दी रहना है तो हमें क्या करना चाहिए, टू स्टे हेल्दी वी शुड हैव अ बैलेंस डाइट। हमें अच्छे से बैलेंस डाइट खानी चाहिए। दूसरी, मेंटेन हाइजीन, साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। प्रोटेक्ट अवर सेल्फ फ्रॉम डिसीजेस, बीमारियों से खुद को बचा के रखना चाहिए। टेक एडिक्वेट रेस्ट एंड स्लीप, हमें अच्छे से रेस्ट करना चाहिए, हमें अच्छे से सोना भी चाहिए। प्लस एक्सरसाइज करनी चाहिए रेगुलरली। ठीक है, तो रोज़ हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए। लेट अस फर्स्ट नो अबाउट द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ फूड। तो चलो जान लेते हैं कंपोनेंट्स ऑफ फूड्स हमारे क्या हैं। तो पहले कंपोनेंट्स ऑफ फूड क्या होते हैं वो पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद एक एक करके उनको डिस्कस करेंगे। देखो, वी ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड विच गिव अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले। हम लोग जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट फूड आइटम्स खाते हैं जिससे हमारी बॉडी को क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। हम खेल पाते हैं, हम ग्रो पाते हैं और हमारी बॉडी जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग और हेल्दी बन पाती है। फूड कंटेन्स सम एसेंशियल सब्सटेंसेस कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। खाने में कुछ जो हैं वो बहुत ही ज़रूरी सब्सटेंसेस होते हैं जिनको हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। ठीक है, एसेंशियल मतलब ज़रूरी। अवर फूड कंटेन्स 5 मेन न्यूट्रिएंट्स। हमारे खाने में 5 मेन न्यूट्रिएंट्स होते हैं। वो हैं कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। और पाँचों जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद अच्छे से रखिएगा। इट ऑल्सो कंटेन्स, आई मीन 5 के अलावा क्या होता है, रफेज एंड वाटर भी होता है। अवर बॉडी नीड्स ऑल दीज कॉम्पोनेंट्स इन राइट अमाउंट टू रिमेन हेल्दी। ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम, तो बिल्कुल राइट अमाउंट में हमारी बॉडी को ये सब चीज़ें चाहिए होती है अगर हमारे को हेल्दी रहना है। ठीक है, अब पहले बार पढ़ते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स गिव्स अस अ लॉट ऑफ एनर्जी टू वर्क एंड प्ले। कार्बोहाइड्रेट से हमको बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है वर्क करने के लिए प्लस खेलने के लिए। शुगर एंड स्टार्च आर 2 मेन टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। शुगर और स्टार्च 2 मेन टाइप के कार्बोहाइड्रेट्स हैं। सीरियल्स, फ्रूट्स, कॉर्न, पोटैटो एंड हनी आर सम सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो ये सारी चीज़ें अगर हम इनकी चीज़ें खाते हैं तो हमें काफ़ी ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट जो है वो अच्छी मात्रा में मिल जाता है। फॉर डूइंग अ लॉट ऑफ फिजिकल वर्क वी नीड कार्बोहाइड्रेट्स। अगर आपको शारीरिक काम ज़्यादा करना है तो आपको कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा लेने चाहिए। अब देखो, जैसे कि बच्चे हैं वो काफ़ी खेलते कूदते हैं, बहुत दौड़ते भागते हैं, तो उनको कार्बोहाइड्रेट अच्छे से लेना चाहिए। ठीक है, प्लस जो मजदूर वर्ग होता है जिसको फिजिकल वर्क बहुत ज़्यादा करना होता है, बोझा ढोना है, ईंटें धोना है, रिक्शा चलानी है, तो ऐसे लोगों को भी कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा लगता है। ठीक है, खाएंगे तभी तुमको एनर्जी मिलेगी, राइट। और फैट्स की बात अगर हम करते हैं तो लाइक कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स ऑल्सो गिव अस एनर्जी। तो कार्बोहाइड्रेट्स की तरह फैट्स भी जो होते हैं वो हमारी बॉडी को काफ़ी एनर्जी देते हैं। इनफैक्ट फैट्स जो होते हैं गिव अस मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट्स। तो फैट्स तो हमें कार्बोहाइड्रेट से भी ज़्यादा एनर्जी देते हैं। वेजिटेबल ऑयल हो गया, मिल्क हो गया, बटर हो गया, घी हो गया, चीज़ हो गया, क्रीम हो गया, ड्राई फ्रूट्स हो गए, आर सम सोर्सेज ऑफ फैट्स। तो इन सब चीज़ों को खाने से हमें जो है वो अच्छे से हमारी बॉडी में फैट्स मिल जाते हैं। ईटिंग टू मच फैट कैन बी हार्मफुल। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप बहुत ज़्यादा फैट खाने लग जाओ। बहुत ज़्यादा फैट खाने से भी मतलब आपकी बॉडी पर नुकसान की होना है। ठीक है, तो इट कैन बी हार्मफुल, ये आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। एक्सेस ईटिंग ऑफ फैटी फूड कैन मेक अस ओबेस। अगर आप बहुत ज़्यादा फैटी फूड खाएंगे तो आप ओबेस यानी कि मोटे हो जाएंगे। ओबेसिटी की आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, मोटापे की प्रॉब्लम। ओबेसिटी कैन कॉज अ डायबिटीज़ एंड हार्ट डिसीज़। ओबेसिटी से, मोटापे से आपको हो सकता है डायबिटीज़ का आपको प्रॉब्लम हो सकता है, आपको हार्ट डिसीज़ हो सकती है। एक्स्ट्रा जो फैट होता है इज अ स्टोर्ड इन द बॉडी विच आवर बॉडी कैन यूज़ अ लेटर। आप देखो, एक्स्ट्रा फैट जो होता है वो हमारी बॉडी में स्टोर हो जाता है जिससे कि हम आगे उसको यूज़ कर पाते हैं। कई बार लोग व्रत रखते हैं, व्रत वाले दिन वो खाना नहीं खाते, तो उस दिन हमारा क्या काम आता है, उस दिन हमारा यही तो स्टोर्ड फैट ही तो काम आता है।
अब फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स बोथ गिव अस एनर्जी। देखो दोनों ही हमें एनर्जी देते हैं, इसीलिए हम इन्हें एनर्जी गिविंग फूड बोलते हैं। जो चीज़ हमें एनर्जी दे रही है वही हो गया ना हमारा एनर्जी गिविंग फूड। अब याद रखना कि अगर आप कार्बोहाइड्रेट और फैट दोनों लेते हो तो फैट जो होता है आपको डबल एनर्जी दे देता है कार्बोहाइड्रेट्स के मुकाबले, इतना अच्छे से आपको एनर्जी देता है, बट डजेंट मीन कि आपको बहुत ज़्यादा फैट खाना है, क्योंकि वहाँ आपका फैट ज़्यादा स्टोर हो जाएगा, ओबेसिटी मोटापे की प्रॉब्लम होगी, जिन प्रॉब्लम्स की वजह से डायबिटीज़ और इस तरह की जो हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो भी आपको हो सकती है, तो वो हमें एक्सेस में नहीं लेना है। अब आ जाओ प्रोटीन्स की बात करते हैं। तो प्रोटीन्स जो होते हैं वो हेल्प करते हैं ग्रो करने के लिए, बड़े होने के लिए। वी नीड प्रोटीन्स फॉर बिल्डिंग ऑफ मसल्स एंड फॉर प्रिपेयरिंग वॉर्न आउट टिश्यूज़। देखो हमारी बॉडी जो होती है वो सेल्स से बनी होती है। सेल्स से क्या होता है, फिर सेल्स मल्टीप्लाई होते हैं तो टिश्यू बन जाता है, फिर टिश्यू से क्या होता है, ऑर्गन्स बनते हैं, फिर ऑर्गन्स से क्या होता है, हमारी पूरी बॉडी बनती है। अलग अलग ऑर्गन से तो हमारी बॉडी बनी हुई है। तो अब हमारा जो सेल होते हैं, अगर मान लो कि वो सेल अंदर से कुछ प्रॉब्लम आ गई, उनमें कुछ ख़राब हो गए, तो जितने भी वॉर्न आउट टिश्यूज़ होते हैं, ठीक है, वो जो भी टिश्यूज़ होते हैं वो सेल से बनते हैं ना, तो जो वॉर्न आउट टिश्यूज़ होते हैं वो भी अगर हम प्रोटीन लेते हैं तो वो अच्छे से रिपेयर हो जाते हैं, ठीक है। तो प्रोटीन तो सबसे पहली बात है, छोटे बच्चों को तो खूब अच्छे से लेना चाहिए, बिकॉज ग्रो करने के लिए काफ़ी हेल्प करता है। अगर आप अच्छे से प्रोटीन लोगे, हमेशा याद रखना आपकी हाइट अच्छी होगी, आपकी बॉडी अच्छी बन जाएगी, ठीक है। वी नीड प्रोटीन्स फॉर बिल्डिंग ऑफ मसल्स, आपके मसल्स अच्छे हो जाएंगे जैसे अक्षय कुमार के, राइट, एंड फॉर रिपेयरिंग वॉर्न आउट टिश्यूज़। अब लड़कियां सोचेंगी आप वी डोंट वांट टू बी लाइक अक्षय कुमार बट यू वांट हाइट ना, तो फिर अच्छे से प्रोटीन आपको खाना है। प्रोटीन्स आर ऑल्सो कॉल्ड ग्रोथ फूड। देखो इससे ग्रोथ अच्छे से होती है तो इसीलिए इसे ग्रोथ फूड भी कहते हैं, और हम इसे क्या बोलते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड भी बोलते हैं। मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट्स लाइक चिकन हो गया, फिश हो गया, एग हो गया, पल्सेस हो गए, सोयाबीन हो गई, आर रिच इन प्रोटीन्स। मतलब अगर आपको प्रोटीन चाहिए तो आप ये सारी चीज़ें खा सकते हैं, इससे आपको सफिशिएंट मात्रा में जो है प्रोटीन मिल जाएगा। ग्रोइंग चिल्ड्रन लाइक यू नीड मोर प्रोटीन। तो बच्चे जो आपकी तरह ग्रो कर रहे हैं एक तरीके से, उनको प्रोटीन काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है। विटामिन की बात करें तो विटामिन हेल्प करते हैं अवर बॉडी फाइट अगेंस्ट डिसीजेस, मतलब कि आपको बीमारियों से लड़ने में काफ़ी मदद करेंगे, एंड टू कीप अस हेल्दी एंड फिट। अब बीमारियां नहीं होंगी तो आप कैसे रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, फिट रहेंगे, तो आपको हेल्दी और फिट रखने में भी विटामिन जो है वो काफ़ी मदद करते हैं। फ्रूट्स हैं, एग्स हैं, फिशेज़ हैं, एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आर सम सोर्सेज ऑफ विटामिन। अगर हम फिश खाते हैं, हम एग खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, हरी पत्तेदार सब्जियां खाते हैं, तो ये काफ़ी अच्छे सोर्स हो जाते हैं हमारे विटामिन के। ओनली अ लिटिल अमाउंट ऑफ ईच विटामिन इज रिक्वायर्ड इन अवर बॉडी। बहुत ज़्यादा विटामिन की हमको ज़रूरत नहीं होती, तो कुछ लिटिल अमाउंट में भी अगर मिलता रहेगा तो चलेगा। लैक ऑफ विटामिन से लेकिन हो सकती हैं बीमारियाँ, ठीक है। विटामिन इन अवर बॉडी कॉज डिसीज, अगर लैक यानी कि कमी हो जाए किसी भी विटामिन की, अगर हमारी बॉडी में कमी हो जाती है तो जो है हमको बीमारियां लग सकती हैं। अब फॉर एग्जांपल लैक ऑफ विटामिन ए हो जाए, यानी कि कमी हो जाए विटामिन ए की, तो आपको क्या हो सकता है, कॉजेज नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन ए की कमी से क्या हो सकता है, हमको नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है, रात में नहीं दिखेगा, धुंधला दिखेगा, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स हमें आ सकती हैं। अलग अलग विटामिन से अलग अलग बीमारियां होती हैं जो मतलब उनकी कमी से होती हैं, ठीक है। मिनरल्स की बात करें तो मिनरल्स कीप अवर बॉडी हेल्दी एंड फिट। तो मिनरल्स हमारी बॉडी को हेल्दी रखते हैं, हमारी बॉडी को फिट रखते हैं। दे स्ट्रेंथन द बोन्स, बोन्स को जो है ये मजबूती देते हैं, एंड मसल्स, एंड मेंटेन करते हैं नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ अवर बॉडी। और बॉडी के जितने भी नॉर्मल फंक्शन होते हैं उसको भी मेंटेन करके रखते हैं मिनरल्स। कैल्शियम हो गया, आयोडीन हो गया, फास्फोरस हो गया, सम इंपॉर्टेंट मिनरल्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं जो नीडेड, जिनकी ज़रूरत होती है बाय आवर बॉडी, हमारे शरीर को। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, मिल्क हो गए, एग हैं, एंड सॉल्ट आर अ रिच सोर्सेज ऑफ मिनरल्स। तो इनसे जो होता है कि काफ़ी अच्छे से आपको बॉडी को मिनरल्स मिल जाता है। लैक ऑफ मिनरल्स यानी कि मिनरल्स की कमी से इन अवर बॉडी में कॉज डिसीजेस, तो इससे भी हमारी बॉडी में बीमारियां हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल लैक ऑफ आयरन इन अवर बॉडी कॉज कर सकता है डिसीज़ लाइक एनीमिया हो सकता है, आयरन की कमी से एनीमिया हो सकता है, ठीक है। लैक ऑफ आयोडीन से आपको गॉइटर नाम की बीमारी हो सकती है, इसमें गले में आपकी ग्लैंड होती है पूरी सूज जाती है, ठीक है। अब विटामिन एंड मिनरल्स आर ऑल्सो कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड्स। अब किस फूड को क्या कहा जाता है वो आपको ज़रूर ध्यान रखना है, ठीक है। तो मिनरल्स जो होते हैं प्लस विटामिन, तो ये चीज़ें जो आती हैं किस कैटेगरी में आती हैं, हमारी प्रोटेक्टिव फूड्स की कैटेगरी में आती हैं, बिकॉज दे प्रोटेक्ट अवर बॉडी फ्रॉम वेरियस डिसीजेस, क्योंकि ये रक्षा करते हैं हमारी बॉडी के बहुत सारी बीमारियों से। रफेज एंड वाटर की अगर हम बात करते हैं तो अलॉन्ग विद दीज 5 न्यूट्रिएंट्स, इन 5 न्यूट्रिएंट्स के अलावा जो हमने पीछे बात करी, अवर बॉडी ऑल्सो नीड्स एडिक्वेट अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर। सो हमारी जो बॉडी है उसको अच्छे से एडिक्वेट अमाउंट में वाटर और रफेज की ज़रूरत होती है। रफेज आर द फाइबर्स जो कि प्रेजेंट होते हैं हमारी फूड में, ठीक है। वो फाइबर्स होते हैं जो कि हमारे फूड में प्रेजेंट होते हैं। दे हेल्प अस टू गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। अनडाइजेस्टेड फूड देखो पॉटी के माध्यम से आपकी बॉडी में से बाहर निकल जाता है, ठीक है। अगर आप नहीं खाओगे तो आपको कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज़ की बीमारी जिसमें की प्रॉब्लम होती है, बंदा पॉटी नहीं जा पाता है, ठीक है।
तो उसको आती नहीं है, तो ऐसे समझ के रखना कि अनडाइजेस्टेड, देखो फूड तो बाहर निकालना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो बीमारियाँ हो जाएंगी अंदर, इसीलिए रफेज खाना बहुत ज़रूरी होता है। सम सोर्सेज ऑफ रफेज आर होल ग्रेन्स, जैसे कि सीरियल्स खाइए, ग्रीन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स खाइए, ठीक है, तो वो आपको मदद करेंगे कॉन्स्टिपेशन ना हो इस चीज़ के लिए, और आपका बॉडी का जो फंक्शन है वो अच्छे से चलता रहे। प्लस वाटर, बहुत सारा वाटर आपको फ़ायदा देता है, बहुत सारा। वाटर इज़ एन इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ आवर बॉडी। तो पानी जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है हमारी बॉडी में। ऑलमोस्ट 2/3 ऑफ आवर बॉडी इज़ मेड अप ऑफ वाटर। लगभग 2/3, यानी कि अगर आप पूरी बॉडी को 3 भागों में बांटें तो 2 भाग तो पानी है, सिर्फ 1 भाग बाकी चीज़ें हैं, समझ लो। तो इतना तो हमारा मतलब पानी ही है। तो वाटर हेल्प करता है किस लिए? रिमूविंग अवर बॉडी वेस्ट थ्रू स्वेट एंड यूरिन। तो पानी की वजह से क्या होता है, आपकी बॉडी से पसीने के रूप में गंदगी बाहर आ जाती है, यूरिन टॉयलेट के रूप में बाहर आ जाती है, ठीक है। इट हेल्प्स इन टेम्परेचर रेगुलेट ऑल्सो। तो आपका जो बॉडी का टेम्परेचर है वो भी मेंटेन रहता है इस तरीके से। अब क्या होता है, 10 वी शुड ड्रिंक 6 to 8 ग्लासेस ऑफ वाटर एवरी डे। लगभग 6 से लेकर 8 ग्लास तक तो पानी आपको रोज़ पीना ही चाहिए। बैलेंस डाइट क्या होती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बैलेंस डाइट दैट कंटेन्स द राइट प्रोपोर्शन ऑफ डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स। बैलेंस डाइट वो होती है जिसमें कि राइट प्रोपोर्शन में सारे न्यूट्रिएंट्स हो, मतलब बिल्कुल सही परफेक्ट प्रोपोर्शन रहे न्यूट्रिएंट्स का, जैसे कि उसमें रफेज प्रॉपर भी हो, वाटर भी उसके अंदर कहते हैं ना भाई ज़रूरी है, तो रफेज एंड वाटर भी नीडेड फॉर द हेल्दी फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी इज कॉल्ड अ बैलेंस डाइट। पाँचों कॉम्पोनेंट्स वो प्लस रफेज एंड वाटर, ये सब जो है वो बैलेंस तरीके से होंगे, उसी खाने को हम बोलते हैं कि बैलेंस डाइट है। For convenience and healthy eating, the foods of a balanced diet are divided into 4 groups. तो अब देखो, अपनी कन्वीनियंस के लिए, सुविधा के लिए, हेल्दी ईटिंग हैबिट्स के लिए, तो फूड को जो है फूड्स ऑफ बैलेंस डाइट आर डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स। 4 ग्रुप्स हो गए। पहला सीरियल ग्रुप हो गया। दिस ग्रुप कंटेन्स फूड लाइक राइस लीजिए, चपाती खाइए, ब्रेड है विच आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स एंड मिनरल्स। दूसरी बात आती है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल ग्रुप में। क्या? इट कंटेन्स फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स विच आर रिच इन मिनरल्स, विटामिन, रफेजेस, ठीक है, रफेज और कार्बोहाइड्रेट्स। लाइक मिल्क ग्रुप में इट कंटेन्स मिल्क, चीज़, कर्ड विच आर रिच इन प्रोटीन, फैट्स एंड मिनरल्स स्पेशली कैल्शियम। अब प्रोटीन ग्रुप में आ जाओ तो इट कंटेन्स फूड्स लाइक मीट हो गया, फिश हो गया, एग्स हो गया, बीन्स हो गया, नट्स हो गया एंड पीस विच आर रिच इन प्रोटीन्स एंड फैट्स। वी शुड ईट अ लॉट ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। हमें बहुत सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाने चाहिए एंड लेस अमाउंट ऑफ फैटी फूड्स खाने चाहिए, मतलब फैटी फूड बहुत ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, राइट। ऑलवेज रिमेंबर टू ईट फूड फ्रॉम ऑल फूड ग्रुप्स एवरी डे। हमें कोशिश करनी चाहिए कि जितने भी ये चारों ग्रुप इन्होंने दिए, हर ग्रुप में से हमें कुछ ना कुछ तो रोज़ खाना ही चाहिए। अब आ जाओ नेक्स्ट, प्रिजर्विंग न्यूट्रिएंट्स ऑफ फूड। किस तरीके से प्रिजर्व किए जाए न्यूट्रिएंट्स फूड के अंदर। ओनली ईटिंग राइट अमाउंट ऑफ ऑल फूड इज़ नॉट इनफ फॉर आवर हेल्थ। अगर हम राइट अमाउंट में सारा फूड खाते हैं तो ये कोई मतलब ये नहीं है कि भाई यही सब कुछ सही हो गया। फूड शुड बी प्रॉपर्ली वॉश, फूड को अच्छे से वॉश भी होना ज़रूरी है, अच्छे से कुक होना भी ज़रूरी है, एंड स्टोर वो अच्छे से किया गया हो सो दैट इट्स न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है वो लॉस्ट नहीं हो जाए। तो कैसे करना है? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ईट इन रॉ शुड बी वॉश्ड प्रॉपर्ली टू मेक देम फ्री फ्रॉम डस्ट एंड केमिकल्स। तो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जब आप खाते हो तो खाने से पहले आपको उनको अच्छे से वॉश करना है, काटने के बाद नहीं वॉश करना, नहीं, ठीक है। खाने से पहले बस साबुत ही उसको अच्छे से वॉश करना है, जिससे कि उसकी दर्द जो है, धूल जो है और केमिकल, ठीक है, वो सब हट जाए, डस्ट केमिकल्स वगैरह सब वहाँ से हट जाए। फूड शुड बी कुक्ड विद केयर। फूड को बहुत ही ध्यान से पकाना चाहिए सो दैट इट्स न्यूट्रिएंट्स आर नॉट लॉस्ट। तो फूड अगर आप अच्छे से पकाएंगे, ध्यान से पकाएंगे, तो जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं उसके वो लॉस्ट नहीं होते हैं। ओवर कुकिंग क्या कर देगा? डिस्ट्रॉय कर देगा न्यूट्रिएंट्स को फूड के। तो वो भी आपको ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं करना है। रॉ एंड कुक्ड फूड शुड बी स्टोर्ड प्रॉपर्ली। कच्चे और पके हुए दोनों खाने को अच्छे तरीके से प्रॉपर्ली स्टोर करना चाहिए, अदरवाइज दे गेट स्पॉइल्ड, तो खराब हो जाएंगे ड्यू टू द जर्म्स। तो जर्म्स पड़ जाते हैं उसके अंदर, तो आपको यहाँ भी बहुत ध्यान रखना है। फूड्स कैन बी स्टोर्ड इन रेफ्रिजरेटर्स। फ्रिज में उसको स्टोर करना चाहिए फॉर फ्यू डेज, कुछ दिनों के लिए, एंड इन डीप फ्रीजर फॉर सेवरल वीक्स। यानी कि कुछ दिन के लिए अगर आपको खाना रखना है, 1-2 दिन के लिए रखना है, तो आप नॉर्मल फ्रिज के अंदर रख दीजिए। लेकिन अगर आपको ज़्यादा चलाना है, बहुत ज़्यादा दिन के लिए स्टोर करना है, तो आप उसको डीप फ्रीज़र में रख दीजिए, मतलब जो आप जहाँ आप आइस जमाते हैं ना वहाँ पे, ठीक है, तो वो ज़्यादा चलेगा। अदर मैथड्स ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ फूड आर, दूसरे मेथड्स क्या हैं प्रिजर्वेशन के, जैसे कि आर डिहाइड्रेशन, केनिंग, सॉल्टिंग और स्वीटनिंग, पिकलिंग एंड एडिंग प्रिजर्वेटिव्स। तो ये 4-5 मेथड हैं जिनकी वजह से आप क्या कर सकते हो, फूड को अच्छे से मतलब रख सकते हो संभाल के, कि वो ख़राब नहीं होंगे काफ़ी टाइम तक। अब आ जाओ आगे, डिसीज़ यानी बीमारियों की बात कर लेते हैं। व्हेन वी आर सिक, जब हम बीमार होते हैं, वी डोंट फील गुड, हमें अच्छा फील नहीं होता, एंड आर अनेबल टू वर्क प्रॉपर्ली। और क्योंकि हम बीमार हैं तो हम अच्छे से काम भी नहीं कर पाते। अ डिसीज़ इज़ अ कंडीशन इन विच आवर बॉडी और अ पार्ट ऑफ
इट डज़ नॉट फंक्शन प्रॉपरली। एक डिसीज़ मतलब बीमारी क्या है? एक ऐसी कंडीशन हमारी बॉडी की जब हमारे बॉडी का कोई पार्ट जो होता है या हमारी पूरी बॉडी ही भी अच्छे से प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाती। डिसीज़ आर कॉज्ड ड्यू टू मैनी रीजंस। जो बीमारियाँ होती हैं वो काफ़ी रीजंस की वजह से होती हैं। जनरली डिसीज़ आर दो टाइप की होती हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज और कम्युनिकेबल डिसीज। अब नॉन कम्युनिकेबल और कम्युनिकेबल क्या होती है? नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज दैट डू नॉट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। बीमारियाँ जो एक बंदे से दूसरे बंदे में ट्रांसफ़र नहीं होती वो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ होती है, ठीक है। और नॉन कंटेजियस जो होती है कॉन्टेजियस डिसीज़ कहलाती है। सम नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज आर कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स है, फैट्स है, प्रोटीन्स है, विटामिन्स हैं एंड मिनरल्स इन आवर डाइट। मतलब ये जो है बीमारियाँ कह रहे हैं कुछ नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज। कारण क्या हो सकता है कि आपकी बॉडी में डेफिशिएंसी यानी कि कोई कमी हो गई हो जिसकी वजह से जो है आपके बॉडी में ये बीमारी हो गई हो। तो ध्यान रखो कि इसीलिए बैलेंस डाइट खाना बहुत ज़रूरी होता है। दीज आर कॉल्ड डेफिशिएंसी डिसीजेज। इनको हम बोलते हैं डेफिशिएंसी यानी कि कमी से होने वाली बीमारियां। सम ऑफ डेफिशिएंसी डिसीजेज आर लिस्टेड इन द टेबल गिवन बिलो। तो यहाँ आपको जो है वो काफ़ी सारी बीमारियाँ दी गई हैं, ठीक है। और क्या उनके सिम्टम्स होते हैं, किस तरह से बीमारियाँ होती हैं, ये भी आपको दिया हुआ है। अब आपको क्या करना है, डेफिशिएंसी डिसीज़ प्लस कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ ये क्यों होती हैं, सिम्टम्स इनके क्या हैं, फूड रिच इन न्यूट्रिएंट्स अगर हम खाते हैं तो किस तरीके से ये बीमारियाँ जो वो ठीक हो जाती हैं, ये हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बिकॉज यहाँ पर क्या है, ये वीडियो क्या लंबा, तो मैं इसे कराती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, या फिर चलो इसी वीडियो में ले लेते हैं, फिर आप बच्चों को ना नहीं तो पार्ट 1 पार्ट 2 ढूंढने में प्रॉब्लम होती है। सो डेफिशिएंसी डिसीज में अगर हम बात करते हैं तो पहला जो है वो आता है हमारा मेरास्मस। मेरास्मस में क्या होता है, ये किस लिए होता है, अगर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स की जो है वो कमी हो जाती है तब ये आपको बॉडी में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं इसमें शक्ति घटती है एक्चुअली मेरास्मस में। द चाइल्ड बिकम सो थिन, बच्चा बहुत पतला हो जाएगा। दैट लॉस इज फोल्ड्स ऑफ स्किन, एकदम जो बॉडी है वो बिल्कुल ऐसी सिकड़ी सिकड़ी हो जाएगी। एंड बी सीन ऑल ओवर द बॉडी, एक तरीके से पूरी जो बॉडी है वो बहुत ज़्यादा पतली दुबली कमज़ोर। देखो देख रहे हो ना बच्चा किस तरीके से हो गया, इस तरीके से हो जाएगा। द रिब्स ऑफ द चाइल्ड आर ऑल्सो विजिबल। और रिब्स तक देख रहे हो आप, यहाँ देखो मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखो ये बच्चे के रिब्स तक दिखाई दे रहे हैं। तो ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है मेरास्मस, ठीक है। तो आपको हेल्दी डाइट ज़रूर लेनी चाहिए बच्चे, इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। फूड्स रिच इन न्यूट्रिएंट्स, अब आप क्या खाएं कि बीमारी ठीक हो जाए। सो आपको खाना चाहिए राइस, व्हीट, पोटैटोज़, मेज़, हनी, घी, मिल्क, ये सब आपको अच्छे से लेना है, तो जो है वो आप इस तरह की बीमारियों से बच सकते हैं। अब आ जाओ नेक्स्ट हमारी बीमारी है क्रैशियोकर। क्रैशियोकर्स में क्या होता है, ये प्रोटीन की कमी से होती है। द एब्डोमेन ऑफ द चाइल्ड गेट्स स्वॉलन, एक तरीके से स्वॉलन हो जाएगा एंड बल्जेस आउट, मतलब बाहर की तरफ ऐसा लगेगा जैसे सूजा हुआ पेट बाहर को आ गया, एकदम गोल गेंद की तरह लग रहा है ये। अगर हम खाते हैं एग्स, फिश, मीट, सीरियल, पल्सेस एंड मिल्क, तो ये बीमारी जो है हमें बचा सकते हैं, हम इस बीमारी से बच सकते हैं, एक तरीके से अपने आप को बचा सकते हैं। एनीमिया जो होता है, वेरी लो नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स इन ब्लड। अब एनीमिया की बीमारी में क्या होता है, आपकी बॉडी में जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो काफ़ी कम हो जाते हैं, इसे हम खून की कमी भी कहते हैं। ये आयरन की कमी से होता है। एक्सट्रीम फैटी वीकनेस हो जाएगी, पेल स्किन हो जाएगी। भाई ओबियसली बात है, खून नहीं होगा बॉडी के अंदर तो हमें वीकनेस फील होगी, हमारा स्किन का जो कलर है वो भी पीला हो जाएगा। अब आ जाओ, अगर हम एग्स लेते हैं, पल्सेस लेते हैं, डेट्स लेते हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाते हैं लाइक स्पिनच वगैरह भी लेते हैं, तो हमारी बॉडी में इस तरह की प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। अगर हो गई तो वो भी ठीक हो जाएंगी। नेक्स्ट आ जाओ, गॉइटर की बीमारी, ये देख रहे हो गला कैसे इस बच्चे का स्वेल करके एकदम सूज गया है, तो आयोडीन की कमी से होता है। और यूजुअली नमक तो जो है वो आयोडाइज्ड ही खाना चाहिए, क्योंकि आयोडाइज्ड सॉल्ट जो होता है वो सबसे अच्छा तरीका है इसकी कमी ना हो हमारी बॉडी में। तो स्वेलिंग ऑफ द थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट जो होती है नियर द नेक रीजन, तो इसमें इस तरह से स्वेलिंग आ जाती है। और फिश, सी फूड अगर हम खाते हैं, फिश वगैरह खाते हैं, आयोडाइज सॉल्ट खाते हैं, तो इससे हमें कमी नहीं होती है। इम्प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ बोन्स एंड टीथ, ये किसकी कमी से होता है, कैल्शियम एंड फास्फोरस की कमी से ये जो है प्रॉब्लम हमें आती है। द बोन्स एंड द टीथ बिकम्स वीक एंड ब्रिटल, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हमारे दांत हो जाएंगे, हमारी हड्डियाँ बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाएंगी। तो हमें क्या खाना चाहिए, मिल्क पीना चाहिए, ग्रीन वेजिटेबल्स खाना चाहिए, वेजिटेबल्स लेनी चाहिए, और मीट है और फिश, पल्सेस, नट्स वगैरह लेने चाहिए। नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन ए की कमी से होता है, पर्सन कैन नॉट सी इन डिम लाइट। तो नाइट ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम पे क्या होगा, एक बंदा जो है वो रात में अच्छे से नहीं देख पाएगा, तो क्या खाएं कि ना हो ये विटामिन ए की कमी हमें, तो कैरेट है, स्पिनच है,
मिल्क है, पपाया है, एग्स हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, तो कमी हमें नहीं होगी। अब हम बात करते हैं बेरी बेरी रोग की, जो कि विटामिन बी की कमी से होता है। इसमें स्किन बिकम्स ड्राई, स्किन जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो जाती है एंड स्केली, जैसे चिप 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 सीनी निकल आती है, स्किन उखड़ने लगती है, एक्सट्रीम वीकनेस आ जाएगी, अफेक्ट्स नर्वस सिस्टम, ये नर्वस सिस्टम को भी अफेक्ट करता है एंड मसल्स को भी अफेक्ट करता है। मिल्क, एग, मीट, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, सीरियल्स वगैरह खाएंगे तो ये बीमारी आपको नहीं होगी। स्कर्वी रोग में क्या होता है, विटामिन सी की कमी से होता है। खट्टी चीज़ें बिल्कुल नहीं खाओगे तो देखो इस तरह के प्रॉब्लम्स आ जाएंगी आपको। स्वेलिंग एंड ब्लीडिंग ऑफ गम्स, तो एक तरीके से सूज जाते हैं और खून निकलने लगता है आपके गम्स में से। आप आंवला खाइए, टमाटो खाइए और सिट्रस खट्टे फल खाइए, लाइक लेमन लीजिए, ऑरेंज लीजिए, तो इससे ये बीमारी आपको नहीं होगी। रिकेट्स की बीमारी जो होती है विटामिन डी की कमी से होती है। इसमें क्या होता है, बोल लेग्स, पैर थोड़े टेढ़े से हो जाएंगे, बैंड हो जाएंगे, बेंडिंग ऑफ द स्पाइन, आपकी जो कमर है वो भी थोड़ा टेढ़ी होने लग जाती है। मिल्क, फिश, एग्स बहुत अच्छा सोर्स है, प्लस धूप में बैठिए। सनलाइट इज़ ऑल्सो सोर्स ऑफ विटामिन डी, तो सनलाइट अगर आप अच्छे से ले रहे हो तो आपको ये बीमारी का सामना बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा। काफ़ी अच्छा सोर्स होता है विटामिन डी इसके लिए। सम नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज आर कॉज्ड बाय बैड हैबिट्स, कुछ जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज हैं वो होती हैं हमारी बुरी आदतों की वजह से, लाइक स्मोकिंग की वजह से, ड्रिंकिंग एल्कोहल यानी कि शराब पीने की वजह से होती हैं। स्मोकिंग इज़ द मेन कॉज ऑफ डिसीज ऑफ लंग्स एंड हार्ट, जो स्मोकिंग होता है, सिगरेट पीना, वो तो बहुत ज़्यादा बड़ा कारण होता है हमारे लंग्स की प्रॉब्लम्स के लिए, हमारे हार्ट की प्रॉब्लम्स के लिए। आप आ जाओ कम्युनिकेबल डिसीजेस, यानी कि एक बंदे से दूसरे बंदे में जो ट्रांसफर हो जाती है। द डिसीजेज दैट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर इज कॉल्ड कम्युनिकेबल एंड एक सेकेंड एंड यहाँ मुझे देखना पड़ेगा, ये यहाँ से स्प्रिंट हो रहा है। इन्फेक्टिशियस डिसीजेस, यानी कि जिससे इन्फेक्शन हो सकता है, राइट। जब सर्दी जुकाम वगैरह होता है तो बोलते हैं ना थोड़ा दूर रहो, क्योंकि वो क्या है, कम्युनिकेबल डिसीज़ है, उसमें आपसे दूसरे को आपसे लग सकती है ये बीमारी। ठीक है, आप आ जाओ। दीज डिसीजेज आर कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड जर्म्स, तो ये डिसीजेज होती हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से, जिन्हें हम क्या कहते हैं, जर्म्स बोलते हैं। ठीक है, द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, फंगाई हो गया, आर प्रेजेंट एवरीवेयर, हर जगह होते हैं, इन ईयर, वाटर में और या फिर फूड में भी। दे कैन एंटर आवर बॉडी थ्रू वेरियस मीन्स, ये हमारी बॉडी में बहुत अलग अलग तरीके से जो है वो एंट्री ले सकते हैं। इन कॉज डिसीजेज, इनसे बीमारियां भी हो सकती हैं। सम ऑफ द कम्युनिकेबल डिसीजेज कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर एज फॉलोज, तो कुछ बीमारियां इन्होंने दे रखी हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया से क्या क्या हो सकता है, कॉलरा हो सकता है, निमोनिया, ट्यूबरकुलोसिस, टाइफॉइड, प्लेग, और वायरसेस से कॉमन कोल्ड हो सकता है, फ्लू हो सकता है, पोलियो हो सकता है, चिकन पॉक्स, मिजल्स, एड्स हो सकता है, प्रोटोजोआ की वजह से क्या हो सकता है, मलेरिया, डायसेंट्री, इस तरह की बीमारियां हो सकती हैं। स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज, किस तरीके से ये फैल जाती हैं। जर्म्स जो होते हैं ट्रैवल करते हैं फ्रॉम सिक पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन, में एक बीमार आदमी के पास बैठोगे जाके तो जर्म्स जो है वो आपके पास भी जा सकती हैं। ठीक है, एंड कॉज अ डिसीज, और बीमारी फैला सकते हैं। दिस हैपन्स इन द फॉलोइंग वेज, किस तरीके से हो सकते हैं। पहली बात देखो, हवा के द्वारा जर्म्स भाग सकते हैं इधर से उधर। तो व्हेन अ सिक पर्सन, जब एक बीमार आदमी कफ यानी खांसता है, सीजनिंग स्नीज करता है, यानी कि जैसे नाक वगैरह बाहर करते हैं ना, जब आपके नोज़ में कुछ गंदगी भर जाती है तब स्नीज करते हो, छींकते भी हो, या फिर उसको स्पिट्स करते हो, तो फिर इस तरीके से जर्म्स आर रिलीज इनटू द एयर, इस तरीके से जर्म्स होते हैं वो हवा में रिलीज हो जाते हैं। व्हेन द हेल्दी पर्सन ब्रीथ इज इन द एयर, अब एक हेल्दी पर्सन उसी हवा में जब सांस लेगा तो जर्म्स क्या हो जाएंगे, एंटर हो जाएंगे हिज और हर बॉडी के अंदर, मेक हिम सिक, और उसको बीमार बना देंगे। कॉमन कोल्ड है, और डेप्थीरिया है, वायरल फीवर है जिसको फ्लू बोलते हैं, या फिर वॉपिंग कफ है, या ट्यूबरकुलोसिस यानी कि टीबी है, ये भी स्प्रेड हो जाते हैं थ्रू एयर। बीमारियाँ ज़रूर याद रखना कौन सी बीमारी किस तरीके से होती है। थ्रू कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, तो खराब गंदा, अगर आप फूड खा लेते हो, आप गंदा पानी पी लेते हो, तो कौन सी बीमारियाँ आपको हो सकती हैं। फूड एंड वाटर में गेट कंटामिनेटेड विद जर्म्स, तो खाना और पानी जो है वो गंदा हो सकता है जर्म्स की वजह से, कंटामिनेट हो सकता है, अशुद्ध जिसे हम कह सकते हैं। व्हेन दे आर नॉट स्टोर्ड प्रॉपर्ली, जब इनको अच्छे से स्टोर ना किया गया हो। जर्म्स कम थ्रू डस्ट एंड इंसेक्ट लाइक फ्लाइज एंड लाइक कॉकरोचेज, इस तरीके से जर्म्स भी आ सकते हैं। तो ईटिंग कंटामिनेटेड फूड एंड ड्रिंकिंग कंटामिनेटेड फूड कॉज डिसीजेज, जिससे आपको बीमारियाँ हो सकती हैं। डायरिया है, टाइफाइड है, जॉइंटिस है, कॉलरा है, वेरियस डाइजेस्टिव इश्यूज़ आपको हो सकते हैं, डिसऑर्डर्स आपको हो सकते हैं, ये स्प्रेड हो जाते हैं थ्रू कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के द्वारा। थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, अब डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आप उसके आ जाओ किसी के भी। व्हेन अ हेल्दी पर्सन कम्स इन अ कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन, आप गले लगा लो किसी को जिसको चिकन पॉक्स हो रहा हो तो आपको भी हो जाएगा। ठीक है, हाथ मिला लो उससे तो भी आपको हो सकता है, तो फिर इस तरह से दूर रहना चाहिए। कहते हैं ना, ऐसे लोगों से भी उस समय दूर रहना चाहिए जिस समय कोई इस तरह की प्रॉब्लम से सफ़र कर रहा हो। उनका तौलिया वगैरह, उनके कपड़े नहीं यूज़ करने चाहिए आपको, तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में तो बिल्कुल नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो अब वो क्या बोल रहे हैं उनका भी पढ़ लेते हैं। व्हेन अ हेल्दी पर्सन कम्स इन कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन, हीज और क्लोथिंग्स और अदर थिंग्स यूज्ड बाय हिम और
हर ही और शी मे गेट इन्फेक्टेड। मतलब अगर हम कोई बीमार है इस तरह का, उसके कपड़े यूज़ कर रहे हैं, उसका कॉम यूज़ कर रहे हैं, उसे हाथ मिला रहे हैं, उसे गले लगा रहे हैं, तो हम जो है वो खुद भी इस बीमारी की चपेट में आ जाएंगे। चिकन पॉक्स हो गया, रिंग वॉर्म्स हो गया, मेजल्स हो गए और कॉमन कोल्ड हो गया, ये स्प्रेड हो जाते हैं थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, मतलब पूरा फैल जाएंगे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट की वजह से। थ्रू इंसेक्ट्स, अब इंसेक्ट की वजह से कैसे बीमारियाँ हो सकती हैं? वेरियस ब्लड सकिंग इंसेक्ट्स जो होते हैं, जो खून चूस लेते हैं, सच एज मॉस्किटोज़ है एंड फ्लीज से कैन स्प्रेड वेरियस डिसीजेज। ये भी बहुत सारी बीमारियाँ फैलाते हैं, जैसे कि मलेरिया है, डेंगू है, प्लेग है, ये सारी बीमारियाँ लोग फैला लेते हैं। व्हेन अ फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो जो है बाइट करके जाएगा एक सिक पर्सन को सफरिंग फ्रॉम मलेरिया, जो कि मलेरिया से पीड़ित है, उस आदमी को अगर मच्छर काट ले तो इट सक्स द मटेरियल, वो चूस लेता है मटेरियल, जो भी जर्म्स होते हैं अलॉन्ग विद द ब्लड ऑफ अ सिक पर्सन। व्हेन इट बाइट्स टू अ हेल्दी पर्सन, अब वही जो मलेरिया वाले पेशेंट को काट के वही मच्छर जाएगा एक हेल्दी पर्सन को काटेगा, तब क्या होगा? द मटेरियल जर्म्स जो होगा वो पास हो जाएगा इनटू द हेल्दी बॉडीज, हेल्दी पर्सन ब्लड में, ठीक है, जो भी हेल्दी पर्सन उसके ब्लड में चला जाएगा एंड मेक हिम, और हर जो भी कोई लड़का या लड़की है वो सिक यानी कि बीमार हो जाएंगे। सिमिलरली इडस मॉस्किटो जो है वो स्प्रेड कर देता है डेंगू को। कौन सा मॉस्किटो क्या स्प्रेड कर रहा है इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। रेड जो होते हैं, रेड फ्लीज स्प्रेड करते हैं प्लेग को, तो ध्यान रखना, चूहों से तो काफ़ी ज़्यादा प्लेग की बीमारी फैल जाती है। थ्रू डैमेज्ड स्किन, अब किस तरीके से? आवर स्किन एक्ट्स एज अ प्रोटेक्टिव कवरिंग, हमारी स्किन जो है हमारी बॉडी पे एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाई हुई है एंड प्रिवेंट करती है द एनिमी ऑफ जर्म्स को, हमारे एंट्री ऑफ जर्म्स को, मतलब हमारी बॉडी में जर्म्स को अच्छे से अंदर घुसने देती नहीं, एकदम दरवाजे पे ही रोक लेती एक तरीके से। व्हेन आवर स्किन गेट्स डैमेज, लेकिन क्या हो अगर हमारी स्किन जो है वो वही डैमेज हो जाए, तो जर्म्स जो है उनका दरवाज़ा तो खुल गया एक तरीके से, तो जर्म्स कैन एंटर इजीली एंड कॉज डिसीजेज, और बीमारियां फैला सकते हैं। जर्म्स ऑफ टेटनस अ डिसीज़ है, जो कि टेटनस एक डिसीज़ है, एंटर जो होते हैं वो आवर बॉडी में थ्रू कट्स इन द स्किन। भाई कट लगा है तो वहाँ से जो है, कहते नहीं लोहे का चीज़ लगा है तो आपको टेटनस का टीका लगवा देना चाहिए, ठीक है, तो वहाँ आप ध्यान रखना कि भाई स्किन कभी भी खुली हुई ऐसे नहीं छोड़नी है, फिर पट्टी वगैरह बांध के रखिए उस पर। सम पीपल आर वेरी सेंसिटिव टू डस्ट और क्लीन सर्टेन फूड एनिमल्स और स्मेल से, कि कुछ लोग जो होते हैं बड़े सेंसिटिव होते हैं, उनको जैसे धूल से एलर्जी हो जाएगी, सांस रुक जाती है, कई बार तो कुछ लोगों की छींकें आने लग जाती हैं, या कोई सर्टेन फूड है उनकी बॉडी को सूट नहीं करता, लूज मोशन वॉमिटिंग कुछ हो सकती है। एनिमल्स के कुछ कुछ कांटेक्ट में जाएँ, उनकी कोई स्मेल किसी किसी को होता है ऐसे जो चढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा दिमाग पे चढ़ती है, कई बार स्नीजिंग हो जाती है उससे बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जो हो सकती हैं, ठीक है। इवन फेंट भी हो सकते हैं पीपल, जो अगर आप बहुत ज़्यादा ही सेंसिटिव है किसी चीज़ से, तो ध्यान रखना है हमेशा। इफ़ दे गेट एक्सपोज टू दीज, अगर वो चीज़ें आ जाएँ तो दे स्टार्ट स्नीजिंग और हैव इचिंग भी हो सकती है, रैशेस भी हो सकते हैं, एंड दिस इज़ कॉल्ड एलर्जी। तो ये हम कहते हैं कि हम एलर्जिक हैं इस चीज़ से, यानी कि इससे हमें क्या हो सकती है? एलर्जी हो सकती है। अब आ जाओ प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिसीजेस। अब आपने पढ़ लिया कि भाई कम्युनिकेबल डिसीजेस हो सकती हैं, अब बचाव क्या है, किस तरीके से हम इनसे बच सकते हैं। द वेरियस वेज टू प्रिवेंट कम्युनिकेबल डिसीजेस आर गिवन बिलो, नीचे दिए हुए हैं बेतहतीली। आपको रोज नहाना है किसी विद सोप एंड क्लीन वाटर से आपको नहाना है, टू कीप योर सेल्फ क्लीन, अपने आप को साफ रखने के लिए। द हाउस शुड बी डिसइंफेक्टेड, आपके घर को डिसइंफेक्टेड रखना है हमेशा, यानी इन्फेक्शन उसमें नहीं होना चाहिए। सनलाइट इज़ अ नेचुरल डिसइंफेक्ट, तो आपको सनलाइट को हमेशा अंदर आने देना चाहिए। सो द हाउस शुड हैव गुड वेंटिलेशन, उसके अंदर होना चाहिए, एंड हैव विंडोज़ एंड ओपन स्पेसेस ज़रूर होनी चाहिए टू गेट प्रॉपर सनलाइट, जिससे कि अंदर सनलाइट प्रॉपर्ली अंदर आ सके, ठीक है। ड्रिंकिंग वाटर शुड बी क्लीन एंड प्योर, जो आप पानी आप पीते हो वो हमेशा साफ़ होना चाहिए, बिल्कुल प्योर होना चाहिए। ऑलवेज यूज़ करना चाहिए फिल्टर्ड एंड बॉइल्ड वाटर को। वाटर प्यूरीफायर और यूवी फिल्टर्स जो होते हैं शुड ऑल्सो बी यूज टू क्लीन द वाटर, वो भी यूज़ किए जा सकते हैं पानी को साफ़ रखने के लिए। योर सराउंडिंग शुड बी नीट एंड क्लीन, जो आपके आसपास का वातावरण है वो बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए। वाटर शुड नॉट स्टोरेज इन सराउंडिंग्स बिकॉज, और कभी भी वाटर जो है स्टिग्नेंट नहीं रहना चाहिए, ठीक है। वाटर शुड नॉट स्टिग्नेंट, मतलब हो गया कि रुका हुआ नहीं पानी रहना चाहिए, कहीं पे भी आपके आसपास कूलरों में गड्ढों में पानी नहीं रुकना चाहिए। क्यों ऐसा नहीं होना चाहिए? बिकॉज इट मे बिकम द ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर मॉस्किटोज एंड फ्लाइज। अगर ऐसा पानी रुका हुआ कहीं होता है तो वहाँ पे तो भाई मच्छर और जो भी जो फ्लाइज होती हैं, मक्खियाँ होती हैं, तो वो बिल्कुल समझ लो वहीं पर ही आ जाती हैं और बीमारियाँ तो फैलाएंगी फिर आसपास के वातावरण में। अब गार्बेज शुड ऑलवेज बी कैप्ट इन कवर्ड बिन्स, क्योंकि खुली हुई होगी तो उस पर मक्खी घूमेगी, वही मक्खी आपके खाने में बैठेगी, खाओगे तो फिर बीमार पड़ जाओगे। तो गार्बेज जो होता है वो भी हमेशा बंद डिब्बों में होना चाहिए, बंद बिन होने चाहिए उनके। चिल्ड्रन शुड बी वैक्सीनेटेड प्रॉपर्ली, तो वैक्सीनेशन का जो प्रोसेस होता है
टीका लगाना जिसे हिंदी में बोलते हैं, वो मतलब प्रॉपर होना चाहिए अगेंस्ट डिसीजेज, जैसे ट्यूबरकुलोसिस हो गया, जो हेपेटाइटिस का टीका हो गया, तो ठीक है, ये भी आपको अच्छे से होना चाहिए। वैक्सीनेशन एक्चुअली क्या होता है? दिस इज़ एन इफेक्टिव वे, एक बहुत ही प्रभावशाली तरीका है ऑफ प्रिवेंटिंग मैनी कम्युनिकेबल डिसीजेज, बचने का बहुत सारी कम्युनिकेबल डिसीजेज से। वैक्सीन्स आर मेड अप ऑफ स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ डेड और वीक जर्म्स, तो जो जर्म्स ऑफ अ पर्टिकुलर डिसीज़ के हमारी बॉडी में डाले जाते हैं, और वो जर्म्स होते हैं काफ़ी वीक या फिर मरे हुए जर्म्स ही होते हैं, जिससे क्या होता है, शुरुआत से ही हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ बनने लगेंगी उनसे लड़ने के लिए। एक तरीके से समझो कि दुश्मन, हाल छोटे छोटे दुश्मन हमारी बॉडी के अंदर भेजे जाते हैं, जिससे हमारी बॉडी को अंदर से उन दुश्मनों से लड़ने के लिए सैनिक पैदा हो जाए, ऐसे समझ लो। अगर शुरुआत में ये दुश्मन अंदर नहीं गए होंगे और बड़े होकर ये दुश्मन आपके अंदर जाएंगे, आपकी बॉडी में सैनिक होंगे ही नहीं कभी शुरुआत से ही, तो आपकी बॉडी में, जिसे हम कहते हैं एंटीबॉडीज़, कभी नहीं होंगी, तो फिर आप बहुत जल्दी उससे जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब परेशान हो जाओगे, बीमार हो जाओगे तुरंत ही। ठीक है, अब कोरोना वायरस की वैक्सीन ही तो नहीं मिल रही है, तो यही तो प्रॉब्लम आ रही है अभी। अब आ जाओ आगे, हम जहाँ पढ़ रहे थे, ठीक है। तो वैक्सीन्स आर मेड अप ऑफ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ डेड और वीक जर्म्स जो होते हैं ऑफ अ पर्टिकुलर डिसीज, दे आर गिवन ओरली, मुँह से दिए जाते हैं, और इन्फेक्टेड टू इनटू द इंजेक्ट किए जाते हैं इनटू द बॉडी, मतलब इंजेक्शन लगते हैं ना बच्चों को, उससे इंजेक्ट किए जाते हैं। व्हेन द वैक्सीन्स एंटर द बॉडी प्रोड्यूसेस सब्सटेंसेस जो कि कैपेबल होती हैं फाइटिंग करने के लिए, समझ गए ना हमारे सैनिक, वो फिर पैदा हो जाएंगे अंदर दीज वीक जर्म से लड़ने के लिए डिसीज़ की। अब दिस क्रिएट्स इम्यूनिटी, अब इससे क्या होता है, आपकी बॉडी में इम्यूनिटी आ जाती है एक पर्टिकुलर डिसीज़ से लड़ने के लिए। आप हमेशा याद रखना, जिन बच्चों को ये वैक्सीन नहीं लगी हैं, अगर वो बच्चे जो हैं वो कुछ भी मान लो बड़े हो गए, उसके बाद उन्होंने, या कुछ बच्चे होते हैं जिन्होंने कभी शुरुआत से ही बिल्कुल रोड साइड फूड नहीं खाया होगा, बहुत ज़्यादा क्लीन एटमॉस्फेयर में रह रहे होंगे, मतलब कभी गंदगी उनके अंदर गई नहीं होगी, तो उनकी बॉडी में एंटीबॉडीज़ भी नहीं बने होंगे, वैक्सीन नहीं लगी है, ठीक है। प्लस कभी अंदर जर्म्स गया ही नहीं है, तो एंटीबॉडीज़ तो कभी बनी ही नहीं है। ऐसे बच्चे नॉर्मल बच्चों से जल्दी बीमार पड़ जाते हैं, हमेशा याद रखना ये चीज़। इम्यूनिटी क्योंकि उनकी डेवलप नहीं होती है बिल्कुल भी, तो इम्यूनिटी अगेंस्ट द पर्टिकुलर डिसीज़ जो है वो डेवलप हो जाती है जब हम वैक्सीनेशन लेते हैं। तो वैक्सीनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सड़क का गंदा खाना खाना ज़रूरी नहीं है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लाइक दैट, आई एम सेइंग कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अगर आप, कोई बच्चा ऐसा है जिसने बिल्कुल बाहर का नहीं खाया, तो वो जब खाएगा सडनली तो उसको रिएक्ट कर जाएगी वो चीज़, ठीक है। दैट इज़ वॉट आई मीन इज़, कभी कल से मम्मी से कहने लगो चलो मम्मा रोड पे खाना खाने चलते हैं, मैम ने तो कहा था खाना खाने से बीमारियों से लड़ने की ताकत आती है, ऐसा मैं नहीं बोल रही हूँ, ठीक है। मेनी डिसीजेज सच एज हेपेटाइटिस हो गया, ट्यूबरकुलोसिस हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, मम्स हो गया, एंड टिटनेस हो गया, कैन बी कंट्रोल थ्रू वैक्सीन्स के थ्रू जो है इनको कंट्रोल किया जा सकता है। सम कॉमन वैक्सीन्स आर गिवन इन टू ऑल चिल्ड्रन आर, तो कौन कौन सी होगी? पोलियो वैक्सीन हो गई, जिससे क्या होता है पोलियो की बीमारी नहीं होती है। डीपीटी वैक्सीन हो गई, ये प्रिवेंट करती है हमें टेटनस से, या बहुत सारी बीमारियां होती हैं, आप पढ़ लेना। अब इसको MMR वैक्सीन होगी, ये भी आप पढ़ लेना। अब हाइजीन पे आ जाते हैं सीधा, क्योंकि वीडियो ना बहुत लंबी होती जा रही है। हाइजीन यानी कि साफ़ सफाई में भी डिफाइंड एज गुड हैबिट्स, भाई साफ़ सफाई रखना चाहिए, ये एक बहुत अच्छी हैबिट होती है दैट इंश्योर करती है कि क्लीनलीनेस एंड गुड हेल्थ को, मतलब साफ़ सफाई तो रहेगी, आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। प्रॉपर हाइजीन हेल्प करती है एज इन प्रिवेंटिंग डिसीजेज, कि हमें बीमारियों से बचाती है। फॉलोइंग आर सम स्टेप्स टू मेंटेन हाइजीन, तो यहाँ पर कुछ स्टेप्स दे रखे हैं जिससे कि हाइजीन जो है वो मेंटेन रहेगी। वी शुड वॉश अवर हैंड्स विद सोप एंड वाटर बिफोर ईटिंग फूड एंड आफ्टर गोइंग टू टॉयलेट, तो हमें अपने हाथ हमेशा साबुन से धोने चाहिए, खाना खाने से पहले और टॉयलेट जाने के बाद। वी शुड बेट डेली, हमें रोज़ नहाना चाहिए टू रिमूव डस्ट, हमारी बॉडी से डस्ट को रिमूव करने के लिए, डेड सेल एंड जर्म्स को हटाने के लिए हमारी बॉडी से। वी शुड ब्रश आवर टीथ ट्वाइस डेली, दिन में 2 बार तो हमें ब्रश अच्छे से करना ही चाहिए, इन द मॉर्निंग एंड बिफोर गोइंग टू स्लीप, सोने से भी पहले हमें करना चाहिए। अब ये कौन है? एडविन जेनर जो हैं वो हैं एक ब्रिटिश डॉक्टर जिन्होंने इन्वेंट की थी वैक्सीन टू प्रिवेंट स्मॉल पॉक्स। तो स्मॉल पॉक्स की बीमारी के लिए इन्होंने ही आविष्कार किया था जो वैक्सीन है उसका। बिकॉज ऑफ दिस सक्सेसफुल वैक्सीन स्मॉल पॉक्स हैज़ बीन इरिडिकेटेड, यानी खत्म हो गई है अब वर्ड से, राइट। तो इनको तो अच्छे से याद कर लो, ये क्वेश्चन आ सकता है बच्चे। अब आ जाओ, वी शुड कट अवर नेल्स रेगुलरली, हमें अपने जो नेल्स हैं उन्हें रेगुलरली काटना चाहिए। किचन फ्लोर्स हैं, टॉयलेट्स हैं, बाथरूम्स हैं, शुड बी क्लीन विद डिसइंफेक्ट्स रेगुलरली, तो डिसइंफेक्ट्स डाल के हमें रेगुलरली इनको साफ़ करना चाहिए। वी शुड कीप द फूड प्रॉपर्ली कवर्ड, खाने को प्रॉपर्ली कवर करके रखना चाहिए। वी शुड कीप अवर सराउंडिंग्स क्लीन, हमें अपने आसपास का वातावरण भी साफ़ रखना चाहिए। वी शुड नॉट थ्रो गार्बेज इन द ओपन, खुले में कभी भी कूड़ा नहीं डालना चाहिए। डस्टबिन शुड बी कवर, डस्टबिन को हमेशा कवर करके रखना चाहिए। वाटर शुड नॉट बी अलाउड टू कलेक्ट इनसाइड ओल्ड टायर्स, ड्रम्स, बकेट्स, यहाँ पर पानी कभी भी आपको कलेक्ट नहीं छोड़ देना चाहिए, बिकॉज क्या होगा, नहीं तो मॉस्किटोज जो हैं वो आ जाएंगे स्टेगनेंट वाटर पर, यानी रुके हुए पानी पर।
देयर शुड बी वायर स्क्रीन्स होनी चाहिए, या फिर हम जैसे नेटिंग करवा लेते हैं ना, जाली लगवा लेते हैं अपनी खिड़कियों पे, डोर्स पे, विंडोज़ पे, ये होनी चाहिए। इससे क्या होता है, प्रिवेंट यानी बचाव हो जाता है। एंट्री किसकी नहीं होती, फिर फ्लाइज की और मॉस्किटोज़ की इनसे एंट्री नहीं हो पाती है, राइट। अब रेगुलर एक्सरसाइज एसेंशियल है, मतलब बहुत ज़रूरी होती है टू रिमेन हेल्दी और फिट रहने के लिए भाई आप लोगों को रेगुलरली जो है वो एक्सरसाइज भी करनी चाहिए। एक्सरसाइज से क्या होता है, इम्प्रूव हो जाता है हमारा ब्लड सर्कुलेशन, डाइजेशन एंड टोन अप करती है हमारी मसल्स को भी। आप आ जाओ, व्हेन वी एक्सरसाइज, जब हम एक्सरसाइज करते हैं मोर ऑक्सीजन इज सप्लाई टू द ब्रेन, तो जो हमारा ब्रेन है उस पर काफ़ी अच्छे से ऑक्सीजन पहुँच जाती है। प्लेइंग आउटडोर गेम्स लाइक क्रिकेट खेलो, फुटबॉल खेलो, हॉकी खेलो, ये भी आपको फिट रखेंगे। आपको योगा करना चाहिए, आपको स्विमिंग करना चाहिए, साइकिलिंग करना चाहिए, वॉकिंग भी करना चाहिए, रनिंग करना चाहिए, सारी हैं गुड एक्सरसाइजेज। अब आ जाओ नेक्स्ट, यहाँ पर ये है हमारा, एक सेकंड मुझे बुक में देखना होगा बच्चे, एडिक्वेट रेस्ट। भाई ये बहुत सारा काम कर लिया, अब चलो करते हैं आराम। प्रॉपर रेस्ट एंड स्लीप जो है रिलैक्स करता है हमारी मसल्स को एंड ऑल्सो गिव रेस्ट टू अवर बॉडी, इससे हमारी बॉडी को रेस्ट मिलता है। दिस हेल्प्स इन प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। अब बॉडी है, मशीन है, चल थोड़ा तो बंद करना पड़ेगा ना, नहीं बंद करोगी तो ख़राब हो जाएगी, फूक जाएगी। जैसे होता है ना, पंखा चलता है चलाए रखो, अगर लगातार चलता ही रहेगा तो एक ना एक दिन ख़राब हो जाएगा जल्दी से ही। अब ऐसी हमारी बॉडी है तो थोड़ा उसको आराम देना चाहिए, तो वी फील फ्रेश। अगर हम सो जाते हैं थोड़ी देर के लिए, एडिक्वेट रेस्ट कर लेते हैं और गेट रेडी टू वर्क अगेन। एक तरीके से बॉडी जो होती है ना वो चार्जिंग पे लगी होती है जब आप सो रहे होते हो तो, ठीक है ना। और फिर उसके बाद आप वापस से चार्ज हो गए और आपने रेस्ट किया तो आप एकदम से फ्रेश फील करते हो, इससे आप हेल्दी रहते हो। और एक एडल्ट को 6 से 8 घंटे की जो नींद है वो ज़रूर मिलनी चाहिए, इसी से वो हेल्दी रहते हैं। एडिक्वेट स्लीप कैन मेक अस अनएडुकेट स्लीप कैन मेक अस सिक। अगर आपने अच्छे से नहीं सोगे तो क्या होगा, बीमार पड़ जाओगे। भाई आप रेस्ट ही ना करो, काम करते रहोगे तो फिर क्या होगा। हैविंग एडिक्वेट रेस्ट, सॉरी यहाँ पर थे हम, इनएडिक्वेट रेस्ट मतलब स्लीप नहीं की कमी हो जाएगी अगर, तो बंदा बीमार हो जाएगा। स्टेइंग अप लेट टू वॉच टेलीविजन और अदरवाइज इज़ अ बैड हैबिट। भाई ओबियस ही बात है, देर रात तक टीवी देखना तो बैड हैबिट है ही। पॉस्चर कैसा होना चाहिए आपको, पॉस्चर इज़ द पोजीशन, मतलब आप कैसे बैठे हो, कैसे खड़े हो, इन विच वी होल्ड अवर बॉडी, हमने अपनी बॉडी को कैसे होल्ड किया। व्हेन वी सिट, स्टैंड और मूव, हम कैसे चल रहे हैं, हम कैसे बैठे, हम कैसे खड़े हुए हैं, ये सारी चीज़ें हमारा पॉस्चर है। तो करेक्ट पॉस्चर होना चाहिए वाइल स्टैंडिंग और सिटिंग, बैठते टाइम या खड़े होते टाइम, ठीक है। वी मस्ट कीप अवर बैक स्ट्रेट, तो हमारी बैक है, हमारी पीठ है, वो एकदम स्ट्रेट रहनी चाहिए। लीनिंग फॉरवर्ड वाइल रीडिंग पुट एक्स्ट्रा प्रेशर, अब आप झुक के पढ़ोगे तो एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ेगा हमारे बैक पर, हमारी आइज़ पर। तो करेक्ट पोस्चर जो होता है गिव अस अ ग्रेसफुल अपीयरेंस, मतलब देखने में आप बहुत अच्छे भी लगते हो ना, अलर्ट से दिखते हो कि हाँ भाई आप पढ़ाई कर रहे हो। ऐसा बच्चा ऐसा दूसरा वाला लगता है ना, जैसे बस धीरे धीरे किताब पर आकर लेट ही जाएगा। वाइल इनकरेक्ट पोस्चर ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आपको बीमार भी बना सकता है। ये जो हैं कीवर्ड्स हैं, आप चाहो तो इन्हें नोट डाउन कर सकते हो। अगर आपके पास बुक नहीं है तो बहुत अच्छा रहेगा कि आप यहीं से नोट डाउन कर लें, प्लस ये आपके नोट्स भी हो जाते हैं। चैप्टर हो चुका है फिनिश, पॉइंट्स टू रिमेंबर को अच्छे तरीके से देख लो, ठीक है। चाहो पॉज करके नोट डाउन भी कर सकते हो, नोट्स हो जाते हैं। ये भी एक्सरसाइज इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं हैं उन्हें भी जो है ये पता चल जाएंगे क्वेश्चन आंसर्स वगैरह जो है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ तक तो इंपॉर्टेंट है, पॉइंट्स टू रिमेंबर तक तो आप ज़रूर नोट डाउन कर लेना। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। FB पर शेयर कर सकते हो, व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हो, अपने स्कूल के ग्रुप्स में शेयर कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको इस तरह की वीडियोस की काफ़ी रिक्वायरमेंट रहती है कि एक एक वर्ड उन्हें कोई हिंदी में बिल्कुल अच्छे से समझाता चला जाए, ठीक है। आई होप आप लोगों को भी अच्छे से समझ आया होगा चैप्टर। कुछ समझना है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपका नाम, अपने स्कूल का नाम, आप कहाँ से हो, मुझे ज़रूर बताना, मुझे पता तो चले मेरे चैनल पे कौन कौन से बच्चे हैं, कहाँ से पढ़ रहे हैं, ठीक है। प्लस जो हमारी बाकी वीडियोस हैं, अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो मैंने SST की वीडियोस भी डाली हैं और हिंदी की वीडियोस भी आपको मिल जाएंगी, मतलब बहुत सारे अलग अलग चीज़ों की वीडियो आपको मिल जाएंगी। अपने चैनल पे एक बार जाना है, अपलोड्स में चेक कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय। जाने से पहले सब्सक्राइब तो कर दो चैनल को, बाय।